जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर देश कई सारे मुद्दों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कभी ट्रेड के लिए, कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए और कभी इसलिए क्योंकि सामने वाला देश दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। जब बात देश के सम्मान, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और नेशनल प्रेस्टीज की आ जाए तो फिर ये देखना मायने नहीं रखता है कि सामने डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन है या फिर दुनिया का कोई और नेता। भारत सरकार ने एक रेड लाइन बनाई हुई है और वो है भारत का एक एक नागरिक और उनकी सुरक्षा। और जब बात किसी भी इंडियन की सुरक्षा की आएगी फिर तो भारत की सरकार को यूएस एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट्स को भी लाइन हाजिर करना बनता ही है। क्या अमेरिका को भारत ने हिडन मैसेज देने की कोशिश की है? क्यों इजराइल के लिए भारत का प्यार बढ़ते जा रहा है? और इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस रोकने के ऊपर क्या कहना है और क्या आरोप है? इसके अलावा भी भारत के नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित काफी सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के सेशन में हम भारत के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस का एक डीप एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स आखिरकार क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या है और इसका भारत के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले डीकोड करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का भी एंगल है। ये न्यूज आपको भी मिल गई होगी कि पिछले कल देर शाम को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिका की नेवल फोर्सेस ने एक और ऑयल टैंकर शिप के ऊपर मिसाइल हमला किया था। मिसाइल से स्ट्राइक्स की थी जिसमें 24 इंडियन क्रू मेंबर थे, यानी कि ये सब के सब भारत से थे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब भी ऑयल टैंकर शिप या कार्गो शिप के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं, कोई एक्सीडेंट होता है या दुनिया में कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है, उसमें हमेशा इंडियन सी फेयरर्स का नाम या फिर इंडियन सेलर्स क्यों सामने आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्लोबल मर्चेंट नेवी में इंडियन सी फेयरर्स बहुत ही बड़ी संख्या में काम करते हैं। नंबर 1 के ऊपर फिलीपींस है, नंबर 2 के ऊपर चाइना और 3rd के ऊपर इंडिया ही आता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा इंडियंस आज की डेट में मर्चेंट शिप्स के ऊपर ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स हैं, जिनको सेलर्स कहा जाता है। अब क्योंकि टॉप 3 सेलर्स वाले देश में इंडियंस हैं, ये तो एक फैक्ट है ही, लेकिन अंदर की बात यह है कि मर्चेंट नेवी में जितने भी हाई रिस्क रूट होते हैं उन पर सैलरी काफी हाई होती है, इसलिए उन हाई रिस्क रूट के ऊपर सबसे ज्यादा इंडियंस ही काम करते हैं। हाई रिस्क रूट्स में ये गल्फ रीजन, रेड सी का एरिया, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन के कई सारे रूट्स आ जाते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंडियन सी फेयरर्स ही डिप्लॉय रहते हैं। हाई रिस्क रूट्स के ऊपर हुदीज, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, पायरेसी इंसिडेंट या टैंकर डिटेंशन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब क्योंकि ये हाई रिस्क रूट है, इसलिए यहाँ पर फिलीपींस या चाइना के सेलर्स काम करने से इनकार कर देते हैं या फिर वो कम ही आते हैं। सैलरी डबल से ज्यादा होती है, ऐसे में इन रूट्स के ऊपर इंडियन सेलर्स सबसे ज्यादा जाते हैं। अब हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान और अमेरिका दोनों कंट्रीज की सेना ने ब्लॉकेड लगा कर रखा है और एक भी शिप को यहाँ से पास करने नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका ने जो 2 दिन पहले 8 जून को एमटी मैरीवेक्स नाम के टैंकर के ऊपर हमला किया था, उसमें सवार 24 इंडियन सेलर्स को ओमान की नेवी की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया था। उस इंसिडेंट को हमने जाने दिया था, लेकिन पिछले कल अमेरिका ने एक और एमटी सेटेबेलो नाम के टैंकर शिप के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं और इस टैंकर शिप के ऊपर भी 24 इंडियन सेलर्स सवार थे। इनमें से 21 इंडियन सेलर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 इंडियन सेलर्स ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक मिसिंग थे, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया था। अब ये जो मिसाइल यूएस नेवी ने फायर की थी, ये सीधा ऑयल टैंकर शिप के इंजन एरिया में जाकर हिट हुई थी और मोस्ट प्रोबेबली ये जो 3 इंडियन सेलर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम मिसिंग बताए जा रहे थे, हो सकता है कि उस एक्सप्लोजन की चपेट में आ गए हों और इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब क्योंकि ये 2 दिन में दूसरा इंसिडेंट था जिसमें एक ऐसा शिप इन्वॉल्व था जिसके ऊपर भारतीय क्रू मेंबर्स थे, इस बार भारत की सरकार ने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया और तुरंत भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है, इसके चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स को समन करके विदेश मंत्रालय बुलाया एंड इनको डेमार्श और डिप्लोमेटिक नोट हैंडओवर किया गया। यानी वर्बली तो यूएस डिप्लोमेट से फेस टू फेस भारत ने आपत्ति और नाराजगी जताई और प्रोटेस्ट सबमिट करवाया, लेकिन साथ में अपनी नाराजगी जताने के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट भी दिया, जो कि एक तरह से फॉर्मल लेवल के ऊपर रिटन रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। पहले तो डेमार्श भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, लेकिन प्रोटेस्ट नोट देने को एक और स्टेप ऊपर माना जाता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जब अमेरिका ने भारत में सर्गियो गौर के रूप में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो फिर भारत सरकार ने यूएस एम्बेसी के चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स को क्यों सबमिट किया। दरअसल भारत में यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर इस समय भारत में नहीं है, वो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान गए हुए हैं। सर्गियो गौर भारत के तो फुल टाइम एम्बेसडर हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्गियो गौर को डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स भी अपॉइंट किया हुआ है।
ऐसे में सर्गियो गौर को भारत के साथ साथ साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान का काम देखना होता है और सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जिम्मेदारी दी गई है। उसी हैसियत से सर्गियो गौर इस समय सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान में गए हुए हैं और कजाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए यूएस एम्बेसी का चार्ज इस समय जेसन मीक्स के पास है और ये भी यूएस एम्बेसी में सीनियर डिप्लोमेट हैं। अगर सर्गियो गौर भारत में होते तो भारत की सरकार मोस्ट प्रोबेबली इनको ही समन करके ये प्रोटेस्ट नोट हैंडओवर करती। हैरानी वाली बात यह है कि एक तरफ यूएस नेवल फोर्सेस ने टैंकर शिप के ऊपर हमला कर इंडियंस को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक स्पेशल ट्वीट कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर को क्रॉस कर भारत के सबसे ज्यादा समय तक सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर की अचीवमेंट अपने नाम कर दी है और आजादी के बाद सबसे ज्यादा दिन तक भारत के प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके लिए दुनिया के कई सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के लिए स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। ऐसे में पिछले कल देर रात को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें ट्रंप ने कहा कि मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने के ऊपर बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी सच में एक ग्रेट और महान प्रधानमंत्री है। वो एक मजबूत, स्वस्थ और समझदार व्यक्ति हैं और उनके आने वाले साल भी सफलता और महानता से भरे होंगे। ये कहना है ट्रंप का। अब ट्रंप ने स्टेटमेंट इशू की तो प्रधानमंत्री मोदी जवाब ना देते, ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि पीएम मोदी दुनिया के हर एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बधाई देने के लिए थैंक्स की स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की बधाई वाली स्टेटमेंट का भी जवाब देते हुए कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी वार्म विशेस और बधाई के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हम इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे ले जा सकें, जो हमारे दोनों देशों और वर्ल्ड के बेनिफिट में होगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की बधाई वाली स्टेटमेंट आई और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आया, ये ऑयल टैंकर शिप वाले इंसिडेंट के ऊपर यानी इस घटना के बाद आई हैं। लेकिन दोनों लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट इशू की है जिसमें बस काम की बात की गई हो, इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है। ये था पूरा घटनाक्रम जो वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक ये सारी चीजें अभी तक सामने आई हैं। इसके बाद अब जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी वो हम शाम वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अमेरिका ने लगातार 2 दिन तक इंडियन सेलर वाले शिप्स के ऊपर हमला किया है। इसका बदला लेने यानी कि अपनी नाराजगी शो करने के लिए भारत की सरकार अमेरिका के ऊपर और क्या एक्शन ले सकती है? अब प्रतिबंध तो भारत की सरकार लगाती नहीं है, चार्ज द फेस को तो समन कर लिया गया, लेकिन इसके बाद क्या किया जा सकता है इसके ऊपर विचार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि सेम ऐसा इंसिडेंट तीसरी बार भी हो जाए। ट्विटर के ऊपर तो कई सारे लोग इमोशनल होकर कई सारी अलग अलग डिमांड करने लगे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेप उठाना चाहिए? हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते फ्रांस में जब G7 समिट को अटेंड करने जाएंगे, वहां पर साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होनी है उसको लेकर एक स्टेप हम ये उठा सकते हैं कि प्रोटेस्ट और नाराजगी शो करने के लिए भारत ये मीटिंग ही कैंसिल कर दे, या फिर मीटिंग के बाद मीटिंग को अटेंड किया जाए और जो उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें ये मेंशन किया जाए कि इंडियन सेलर्स के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सख्त शब्दों में नाराजगी जताई है और ऐसे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा है। अब ये 2 चीजें जो इस समय भारत की सरकार कर सकती है, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मीटिंग को कैंसिल करना या फिर जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन करने वाला? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एक और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसमें भारत और इजराइल इन्वॉल्व हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दुनिया के सभी देशों के हेड्स ने केवल स्टेटमेंट इशू करके बधाई दी थी, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और स्टेप ऊपर जाकर एक वीडियो मैसेज जारी करके प्रधानमंत्री मोदी को खुद बधाई दी, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र, इंडिया का सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने भारत को बदल दिया है, इंडिया और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत किया है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का दिल जीता है। आपकी लीडरशिप ने 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक बना दिया है। आपने 25 करोड़ इंडियंस को गरीबी से निकालने में भी मदद की है और आप इस नेक मिशन को आगे भी जारी रख रहे हैं। हमारी दोस्ती और हमारे दोनों महान देशों का रिश्ता आज जितना भी मजबूत है उतना पहले कभी नहीं रहा। मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलने और आने वाले सालों में आपके साथ मिलकर काम करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये कहना है नेतन्याहू का और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि आपकी इतनी प्यारी बधाई के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, सहमत हूँ।
इंडिया और इजराइल की दोस्ती आने वाले सालों में और भी ज्यादा मजबूत होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर। दरअसल पिछले कुछ दिन से मीडिया में काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत की सरकार ने स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की परमिशन नहीं दी है और इसके पीछे का कारण है नेशनल सिक्योरिटी। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि ईरान वॉर में स्टारलिंक कंपनी के टर्मिनल्स का यूज और कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस देखने के बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने फाइनल क्लियरेंस रोक दी है, क्योंकि किसी भी वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच सरकार के पास इस तरह के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को कंट्रोल करने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन आज स्टारलिंक कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने एक स्टेटमेंट इशू करके इन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया है। लॉरेन ड्रेयर का कहना है कि भारत सरकार के साथ उनकी कंपनी की बातचीत अभी भी एक्टिव है और पॉजिटिव तरीके से चल रही है। जो कुछ रिपोर्ट्स एनोनिमस सोर्सेज यानी कि अननोन सोर्सेज के नाम के ऊपर फैलाई जा रही हैं, उनमें किए गए क्लेम्स बिल्कुल झूठे हैं, जिनकी कोई भी पक्की पुष्टि नहीं है और वो गलत और मिसलीडिंग है। स्टारलिंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर पूरे भारत में सर्वे शुरू करने के लिए भारत की सरकार के सभी जरूरी नियमों और अप्रूवल्स को फॉलो किया है और पूरा प्रोसेस ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जा रहा है। भारत की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी से जुड़ी जो भी रिक्वायरमेंट्स और जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्टारलिंक ने इंडिया के लिए खास प्लान तैयार किया है, यानी एक स्पेसिफिक मॉडल तैयार किया गया है जो स्पेशली भारत में इस्तेमाल होगा। और ये हमारी कमिटमेंट को दिखाता है कि हम भारत की सिक्योरिटी के लिए भारत के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं और रेडी हैं। इसके आगे स्टारलिंक ने कहा कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है और उनकी टेक्नोलॉजी भारत के दूर दराज और कम इंटरनेट वाले दूर दराज इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में मददगार साबित होगी। कंपनी ने कहा है कि वो भारत में अपनी सर्विस को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी सर्विस बहुत ही जल्द भारत में स्टार्ट हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को क्या भारत सरकार को देश में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।